हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 7.4। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी लॉजिक भी रखता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। वो कहता है कि मुझे इसमें फाइंड आउट करके दें वी टी। तो जैसा कि आपको पता है ये स्टेप बाय स्टेप रिस्पॉन्स अप्रोच से सॉल्व होने वाला है, क्योंकि इसमें यह भी शर्त रखी गई है कि इसको आपने सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप रिस्पॉन्स अप्रोच से। ठीक है, तो इंशाल्लाह हल कर लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। इसे वैसे स्टेडी स्टेट कंडीशन भी कहा जाता है, तो इसको समझिएगा। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहली कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी, आपने क्या करना होता है जी, अगर इंडक्टर लगा तो उसके क्रॉस करंट फाइंड आउट कर लेनी है, और अगर कैपेसिटर लगा तो उसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट कर लेनी है। किस टाइम पे? जीरो माइनस पे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मतलब कि हमने पहले ये चेक कर लेना होता है इंडक्टर के क्रॉस या कैपेसिटर के क्रॉस कितनी वोल्टेज स्टोर थी और इंडक्टर के क्रॉस कितनी करंट स्टोर थी। तो चलें एट टी इज इक्वल टू जीरो माइनस पे चलते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा जी, हमारा जो इंडक्टर होगा वो शॉर्ट होगा और इसके क्रॉस हम क्या फाइंड आउट करेंगे? करंट फाइंड आउट करेंगे। तो मैं आप सबको बताता चलूँ, ये आपके सामने ये पोल ओपन है। ठीक है, बस इतना फर्क आएगा, मैं यहाँ पे इसकी शॉर्ट वायर करके यहाँ पे करंट एक फ्लो करवाऊंगा, बाकी मैं सर्किट आपको ड्रा करके बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स अब ये आपके सामने मैंने सर्किट ड्रा कर दिया। देखिए मैंने सिर्फ उस वायर को शॉर्ट करके उसमें से करंट फ्लो करवाया। तो आपको ये थोड़ा ना अजीब लगेगा, क्योंकि अभी आपके लिए ये मुश्किल लग रहा है आपके लिए सर्किट, क्योंकि आप इसे मुश्किल समझेंगे भी कि हम कैसे अब करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर आपके साथ हूँ तो आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ कि आपके लिए इन चीज़ों को आसान कर सकूँ। अगर ये एक शॉर्ट वायर है तो शॉर्ट वायर में कितना रेजिस्टेंस पाया जाता है? 0 ओहम पाया जाता है। ठीक है, तो जब एक शॉर्ट वायर किसी दूसरी वायर के साथ पैरेलल में लगी हो तो क्या होता है जी, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे सम हो जाता है। तो देखें अब इन दोनों के टर्मिनल कॉमन है, अपर टर्मिनल भी कॉमन है, लोअर टर्मिनल भी कॉमन है, और ये एक शॉर्ट वायर, तो शॉर्ट वायर इसको टोटली जीरो कर देगी। तो हमारे पास ये सर्किट और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से रह जाएगा बस। अब ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट, काफ़ी सिंपल हो गया हमारे पास। ये बस इतना सा सर्किट रह गया और इस वायर में क्या करंट फ्लो कर रही है? IL जीरो माइनस। अब हम यहाँ पे नोडल एनालिसिस से इसको सॉल्व कर सकते हैं, मीन्स KCL से। तो यहाँ पे मैं एक नोड, यहाँ पे आपको नोड तो नज़र आ रहा है कि ये मेरे पास एक नोड है जिसको मैं नोड 1 के नाम से प्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पे वोल्टेज ले लेता हूँ V1। ठीक हो गया। तो चलिए यहाँ सब मिलके KCL अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स आपने लिखना अप्लाई KCL एट नोड 1। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहले मैं इस वायर की जानिब बढ़ूँगा, तो नीचे से पहले ग्राउंड भी कर लेते हैं। ये मैंने इसको ग्राउंड कर दिया जी, यहाँ पे 0 वोल्ट है। तो देखिए इस जानिब मैं बढ़ता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी V1 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 4 ओहम। रास्ते में कितनी रेजिस्टेंस आई है? 4 ओहम। अगर मैं इस वायर की जानिब बढ़ता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा डायरेक्ट V1 माइनस 0/6 ओहम। तो डायरेक्ट ही लिख लेते हैं V1/6। इसकी बात की जाए तो ये मेरे पास आ जाएगी जी V1 डिवाइडेड बाई 2 + 1, मीन्स ये सीरीज में रजिस्टर है तो ये क्या आ जाएगा? 3 ओहम आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं इसका क्या बन रहा है जी, एलसीएम इसका 12 ओहम बन रहा है। तो पूरी इक्वेशन को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे जब 12 मल्टीप्लाई होगा तो 3 बचेगा। एक दफ़ा मैं लिख देता हूँ आप सबके लिए, मल्टीप्लाइंग बाय 12 ओहम ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई हुआ, 3 बचा, 3 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 3V1 माइनस 72 आ गया। उसके बाद यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 बचा, 2V1 आ गया। यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई हुआ तो 4 बचा, यहाँ पे 4V1 आ गया, इज इक्वल टू 0। अब देखा जाए तो हमारे पास कितना बना है जी, 3 2 5 5 और 4 9, 9V1 इज इक्वल टू 72। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा V1 इज इक्वल टू 72 को अगर 9 पे तक सीम किया जाए तो हमारे पास कितना आता है जी, हमारे पास आ जाता है 8 वोल्ट। तो V1 की वैल्यू आ चुकी है। अगर अब हम यहाँ पे IL जीरो माइनस निकालना चाहें तो आपके सामने बस कंडीशन दी गई है कि ये कहाँ से निकली जी, V1 में से निकली और 0 वोल्ट में एंटर की, ग्राउंड में एंटर की। तो ये आ जाएगी V1 माइनस 0, रास्ते में जितनी रेजिस्टेंस आई वो बटे में आ जाएगी। तो V1 डिवाइडेड बाय डायरेक्ट आ जाएगा 1 + 2, क्योंकि ये दोनों सीरीज में रेजिस्टर लगा तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। तो V1 की वैल्यू 8 है, 8/3। ठीक है, इसको आप डिवाइड करके देखें तो ये मेरे ख्याल में 2.67 आ जाता। फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ जी आपके लिए। तो ये आ रहा है बिल्कुल 2.67 एम्पेयर। अब देखें हमने ये करंट सोर्स की वैल्यू निकाल लिया, मतलब इंडक्टर के अंदर कितना करंट स्टोर है वो हमने निकाल लिया। अब हमने वही शेप ड्रा करनी है और जहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ था वहाँ पे क्या लगा देना? करंट सोर्स लगा देना। तो चलें यहाँ लगाते हैं जी।
हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये मैंने शेप ड्रा कर दिया। देखें जहाँ पे इंडक्टर लगा था वहाँ पे मैंने क्या लगा दिया जी, वहाँ पे मैंने वो करंट सोर्स लगा दिया और वही डायरेक्शन दिया जो यहाँ पे मैंने मेंशन की थी। अब एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, ये टाइम 0+ की बात की जा रही है। जब हमारा टाइम 0+ पे चला गया, यानी 0 से कुछ लम्हे आगे चला गया, तो उस वक्त यहाँ पे जो वोल्टेज उन्होंने मैंशन करवाए थे V, वो भी क्या होगा जी, V0+ पे होंगे। और एक और बात, उस वक्त हमारा ये जो स्विच है वो क्लोज हो चुका होगा और हमारे पास ये शेप इस तरह से कुछ बन जाएगी। अब आपको एक और चीज़ बहुत ही ज़रूरी है जो बताता चलूँ, ये एक शॉर्ट वायर है। तो शॉर्ट वायर में क्या होगा जी, सारी की सारी करंट इसी में से गुजर जाएगी, आगे कोई करंट नहीं जाएगी। ये सारे आप सब जानते हैं। तो लिहाजा अब यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे देखें मैं एक नोड ले लेता हूँ, यहाँ पे इसको मैं नोड 1 कह लेता हूँ और यहाँ पे वोल्टेजेस ले लेता हूँ नोड V1 प्राइम। आगे V1 ले चुका हूँ, इस वजह से यहाँ पे V1 प्राइम लिया, तो मैं अप्लाई करूँगा KCL एट नोड 1। तो मेरे पास देखें क्या कंडीशन बनेगी, मेरे पास कंडीशन आ जाएगी जी, चेक कीजिएगा ज़रा। तो यहाँ पे इसके साइन कुछ इस तरह से उन्होंने मेंशन किए हुए थे स्टार्टिंग में ही। अगर मुझे V1 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है, तो जैसे हम सुपर नोड पे करते हैं, ये सेंटर में एक वोल्टेज सोर्स है, हम ओवरऑल पे क्या करेंगे जी, सुपर नोड के थ्रू इसको सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। देखिएगा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने अप्लाई किया KCL। तो पहले मैं इस वायर की करंट की बात करूँ तो मेरे पास आ जाएगा V1 प्राइम, ठीक है जी, V1 प्राइम -24 डिवाइडेड बाय 4 ओहम, ठीक हो गया जी। अब इसी तरह से अब ये V1 प्राइम ही स्टूडेंट्स एक तरह से हमारे पास V0+ के बराबर होते हैं, लेकिन वो बात की बात है। अब अगर हम इस वायर में मूव करते हैं तो आपको पता है ये नीचे से ग्राउंड है टर्मिनल, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, आ जाएगा V1 प्राइम -0 डिवाइडेड बाय 6। तो डायरेक्टली लिख लेते हैं V1 प्राइम ओवर 0। अगर इस वायर की बात करूं तो अब कुछ स्टूडेंट्स ये भी बात करेंगे कि सर ये भी एक नोड है, यहाँ पे भी नाम दे और इसमें से माइनस करवाएं। तो जब आप ये चीज़ जानते हैं कि यहाँ पे अगर वोल्टेज एग्जिस्ट भी करें तो इनडायरेक्टली ये 0 वोल्ट के बराबर होंगे, क्योंकि जिस तरह हमारे पास आपको पता है इस तरह से एक सर्किट अगर लगा होता था नोड के, यहाँ पे 12 वोल्ट है और यहाँ पे ऊपर एक नोड बन रहा है V1, तो इनडायरेक्टली V1 किसके बराबर हो जाते थे, 12 वोल्ट के, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव पोल आता था। इसी तरह से V2 भी 0 वोल्ट के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इसके नीचे क्या लगा हुआ है, 0 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है, ग्राउंड लगा हुआ है। तो ये मेरे पास इसी तरह से बनेगा जी V1 प्राइम -0 डिवाइडेड बाय 12 ओहम। अगर इस वायर की बात करूं, और ये एक लिविंग करंट है, लिविंग करंट को हमेशा हम राइट हैंड साइड पे नेगेटिव लिखते हैं, तो -2.67 आ गया। अब हम इसके 12 वोल्ट से पूरी इक्वेशन को ज़रब दे देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 3V1 प्राइम -72 और यहाँ पे आ जाएगा 2V1 प्राइम और यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ V1 प्राइम। मैंने 12 वोल्ट के साथ 12 को ओहम के साथ पूरी इक्वेशन को ज़रब दे दिया। यहाँ पे 12 से ज़रब दूंगा तो देखता हूँ क्या आता है, -2.67 मल्टीप्लाई बाय 12। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ रहा है -32.04। अब देखें यहाँ पे ये 72 है माइनस में, वहाँ पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बनता है जी, 6V1 प्राइम, और ये उधर जाके हो गया 72 - 32.04। तो यहाँ पे देखते हैं V1 प्राइम की क्या वैल्यू निकलती है। तो 72 - 32.04 आंसर डिवाइडेड बाय 6। तो ये स्टूडेंट मेरे पास आ रहा है 6.6 वोल्ट। अब ये V1 प्राइम ही, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमारा V1 प्राइम ही हमारे पास क्या है जी, V1 0+ के ये बराबर है, यानी V0+ के बराबर। अब V1 मैंने लिख दिया V0+ के बराबर है, बिकॉज ये इसके बिल्कुल आमने सामने आ जाता है। तो लिहाजा ये हमारे पास V0+ की वैल्यू है 6.6 वोल्ट। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी, इन्फिनिटी पे जाएंगे। इन्फिनिटी पे जब जाएंगे, टाइम को इन्फिनिटी पे लेके जाएंगे, तो हमारी ये वायर फिर से शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि उस सूरत हाल में हमारा जो इंडक्टर होगा वो फुली तौर पे अपनी करंट डिस्चार्ज कर चुका होगा, मतलब अपने से निकाल चुका होगा। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाके इसकी शेप ड्रा करता हूँ, बस यहाँ पे शॉर्ट वायर आ जाएगी और कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये देखें मैंने क्या किया कि मैंने एक तो उसे शॉर्ट कर दिया उस वायर को जहाँ पे हमारे पास करंट सोर्स लगा था, और दूसरा बाकी सब कुछ स्विच एज इट एज है, ठीक है। टाइम को मैंने इन्फिनिटी पे रख दिया और यहाँ पे जहाँ पे V0+ था वहाँ पे V इन्फिनिटी आ गया। अब आपने ज़रा गौर करना है,
सबसे पहले तो 12 ओहम की ये जो वायर है उसके सामने कौन सी वायर लगी है पैरेलल में 0 ओहम वाली वायर। तो ये 0 ओहम जब इसके साथ पैरेलल निकलेगा, क्योंकि इन दोनों के टर्मिनल कॉमन है, अपर टर्मिनल भी और लोअर टर्मिनल भी, तो इसका पैरेलल जब निकलेगा तो ये 0 ओहम की वायर आ जाएगी। और यहाँ पे भी बात करूँ तो ये एक वायर है जो इन दोनों के साथ में पैरेलल में लगी हुई है और इसके क्रॉस भी जो रेजिस्टेंस है वो भी 0 ओहम है। तो ये भी दोनों क्या आ जाएंगे, इन दोनों का भी जो पैरेलल आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि इनके भी टर्मिनल कॉमन है। तो हमारे पास सर्किट बहुत शॉर्ट होने वाला, चेक कीजिएगा ज़रा। हमारे पास पहले तो सर्किट इतना सा रह जाएगा। अभी आप बोलेंगे सर बस काम डन हो गया जी ना, इसके बाद तो कुछ नहीं आना। नहीं, अभी भी बहुत ज़्यादा काम है। चेक कीजिएगा इतना सर्किट रहने के बाद अब क्या होगा, अब कुछ इस तरह से सीन होगा हमारे साथ। देखें, ये भी एक शॉर्ट वायर है और इसके भी 6 ओहम के साथ टर्मिनल्स कॉमन है, लिहाजा इन दोनों का भी पैरेलल निकलेगा। तो 0 ओहम वाली वायर इसको भी क्या कर देगी, 0 कर देगी। मतलब इसका भी, इसके क्रॉस भी हमारे पास क्या रहेगा जी, 0 रेजिस्टेंस रह जाएगा। तो हमारे पास जो लास्ट शेप बनेगी वो मैं यहां पे ड्रा करता हूं। ये मेरे पास आ जाएगी स्टूडेंट्स लास्ट शेप। अब यहाँ पे मेरे पास 4 ओहम का ये रेजिस्टर है, इसके क्रॉस मैं वोल्टेज निकालना चाहता हूँ। जब आपको पता है 24 वोल्ट हमारे पास क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, तो आगे एक ही रेजिस्टर है, तो ये 4 वोल्ट सारे के सारे वोल्टेज यही अब्जॉर्ब कर जाएगा, यानी कि वी इन्फिनिटी हमारे पास बराबर होंगे 24 वोल्ट के। अब आर थेवेनिन्स लास्ट में बचता है, तो आर थेवेनिन्स की बात करता चलूँ, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, काफ़ी ईजी है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अब हम निकालेंगे आर थेवेनिन्स कैसे निकालेंगे, देखें यही सर्किट लिया जाएगा, इनको आपने अभी छोड़ देना है, अब आपने इस सर्किट की तरफ आ जाना, ठीक है। तो इस सर्किट को हम इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हमारे पास इंडक्टर लगा था, उसके पोल्स को ओपन करके हमने आर थेवेनिन्स निकालनी है। तो यही मैं सर्किट दोबारा ड्रा करूँगा। आपने वोल्टेज सोर्सेज को शॉर्ट कर देना और करंट सोर्सेज को ओपन कर देना। यहाँ पे करंट सोर्स था, मीन्स के इंडक्टर था, वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, आर थेवेनिन्स निकालेंगे अपर टर्मिनल की तरह। तो ये मेरे पास सर्किट आ गया जी, देखें आपके सामने है, कोई मैंने कोई चीज़ आगे पीछे नहीं की, वैसे का वैसे ही सर्किट ड्रा कर दिया, बस आर थेवेनिन्स को मैंने यहाँ पे मेंशन करवाया। अब ये हमारे पास जी सर्किट है, ठीक है, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स था जिसे मैंने क्या कर देना है, शॉर्ट कर देना है। ये 4 ओहम है, ये 6 ओहम है, ये हमारे पास जी 1 ओहम है, ये 2 ओहम है। अब आप जैसा कि जानते हैं ये एक शॉर्ट वायर है, तो इसके क्रॉस कितनी रेजिस्टेंस होगी, 0 ओहम। तो 0 ओहम होने की वजह से क्या है कि इतना सर्किट तो ओवरऑल ख़त्म हो गया, क्योंकि 0 ओहम होने की वजह से ये दोनों पैरेलल में है, और दूसरी बात ये पैरेलल में होने की वजह से ओवरऑल 0 हो जाएगा, क्योंकि इनके अपर टर्मिनल भी कॉमन है और लोअर टर्मिनल भी कॉमन है। तो एक रेजिस्टेंस, एक वायर ऐसी वायर है जिसमें 0 रेजिस्टेंस पाया जा रहा हो और वो किसी दूसरी वायर के साथ पैरेलल में लगी हो, तो वो उसको 0 कर देती है ओवरऑल। अब इन दोनों की बात करूं तो 6 ओहम और 4 ओहम भी आपस में क्या लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, क्योंकि इनका अपर टर्मिनल और लोअर टर्मिनल दोनों कॉमन है। तो पहले मैं इनकी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ R1 के नाम से, ऊपर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी और बटे में सम हो जाएगा। तो ये 24/10 ये बन जाएगा 2.4 ओहम। अब मैं इसकी शेप मजीद आगे बढ़ाऊं तो मेरे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी। देखें ऊपर 12 ओहम लगा हुआ है, सेंटर में आर थेवेनिन्स निकालना चाह रहे हैं, और इस तरह से हमारे पास एक और रेजिस्टर आ गया R1 के नाम से, जो भी अभी हमने फाइंड आउट किया। ये है हमारे पास 12 ओहम का रेजिस्टर। अब आपने ज़रा गौर करना है स्टूडेंट्स कि इनके भी टर्मिनल्स कॉमन है, ये अपर टर्मिनल भी और ये लोअर टर्मिनल भी, तो ये दोनों भी क्या कहलाए, पैरेलल कहलाए। तो आर थेवेनिन्स हम यहाँ से मालूम कर लेंगे। देखें 12 ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे सम, ठीक हो गया। तो इसको ओवरऑल कैलकुलेट करने से ये हमारे पास आंसर आता है 2 ओहम। तो आर थेवेनिन्स मालूम हो चुकी है, वी इन्फिनिटी मालूम हो चुकी है, V0 प्लस फाइंड आउट हो चुका है, लिहाजा बस इक्वेशंस लिखने की देर है। आपके सामने K1 आपको याद होगा किसके बराबर होता है, टाइम इन्फिनिटी पे, तो V इन्फिनिटी के बराबर होगा। वी इन्फिनिटी कितनी आई थी, 24 वोल्ट, तो 24 वोल्ट के बराबर आ गया K1। K2 की बात करूँ तो K2 बराबर होता है हमारे पास V0 प्लस माइनस वी इन्फिनिटी।
तो वैल्यूज़ पुट की जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6.6 माइनस 24 वोल्ट। तो ये माइनस में आंसर जा रहा है, फिर भी हमने निकालना तो है ही 24 माइनस 6.6, 24 माइनस 6.6, तो ये स्टूडेंट आ रहा है 17.4 वोल्ट। अब देखिए ये भी फाइंड आउट हो चुका है और थेवेनिन्स भी फाइंड आउट हो चुकी है, बस टा मालूम करने की देर है। तो आपको पता है टा कैसे मालूम करते हैं, इन द केस ऑफ इंडक्टर वो बराबर होता है इंडक्टेंस ओवर रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा वो बराबर होता है इंडक्टेंस ओवर रेजिस्टेंस के। तो ये आर थेवेनिन्स बटे में आ जाएगी। इंडक्टेंस हमारे पास कितनी थी, इंडक्टेंस हमारे पास थी स्टूडेंट्स बराबर 4 हेनरी के, और आर थेवेनिन्स है हमारे पास 2 आई है, 2 ओहम। तो ये आ गया 2 सेकंड के बराबर। अब हम इसकी मेन इक्वेशन लिखेंगे जो हमारे पास क्या बनती है, v ऑफ t इज इक्वल टू k1 प्लस k2 e की पावर माइनस टी ओवर टा। अब आपको याद होगा कि हमने अभी अभी वैल्यूज़ मालूम किया और k1 की कितनी वैल्यू है 24, उसके बाद इसकी वैल्यू माइनस में आई है, तो माइनस ये माइनस का साइन नहीं मैंने यहाँ पे मेंशन किया, माइनस में आई है, माइनस 17.4 e की पावर माइनस टी ओवर 2। अब स्टूडेंट आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, अब आपने क्या करना जी, जैसा कि आपको पता हमने इसका ग्राफ लास्ट में ड्रा करना होता है। तो ग्राफ के लिए आपने 2 टाइम्स पे आपने वैल्यूज़ निकाल लेनी है, एक एट t इज इक्वल टू 0 पुट करके, ठीक है, इनिशियल पॉइंट, और एक एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी यानी कि फाइनल पॉइंट। तो जब मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगा टाइम की जगह, तो देखिए मेरे पास क्या वैल्यू निकलती है, 24 माइनस 17.4 e की पावर 0 रह जाएगी सिर्फ। तो ये 1 के बराबर आ जाएगी, तो 24 में से 17.4 माइनस कर दें तो ये आता है हमारे पास 6.6 आ जाता है, 6.6 वोल्ट। अब v इन्फिनिटी पे बात करूं तो यहाँ पे आएगा जी 24 माइनस 17.4 e की पावर इन्फिनिटी। जब किसी चीज़ की पावर इन्फिनिटी होती है तो वो 0 के बराबर आ जाता है, तो ये ओवरऑल 0 के बराबर आएगा, इसको 0 कर देगा और 4 वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैं इसका ग्राफ ड्रा करूँगा जी, ये देखें ये आपके सामने इसका ग्राफ है। सबसे पहले यहाँ पे हम इस साइड पे वोल्टेज लेते हैं, हमेशा वोल्टेज यहाँ हमारे पास यहाँ पे क्या होता है जी, करंट होती है, और टाइम हमारा सेकंड में आएगा। तो देखें सबसे हायर वैल्यू पहले लेनी है, 24 वोल्ट हमारी हायर है, और उससे लोवेस्ट है 6.6 जो यही कहीं से शुरू होगी। तो इतना करने के बाद जी अब आपने बस इसकी लाइन को मिलाना और आपका काम डन हो जाना है, ठीक है जी। तो चले इसकी लाइन को मिलाते हैं। ये दिखा रहा है कि हमें हमारा जो वोल्टेज मतलब कि ग्राफ है वो राइज करता है इस तरह से। तो ले जी स्टूडेंट्स हमारा काम आज का डन होता है। इस तरह से हमारा यहाँ पे आके ये क्वेश्चन मुकम्मल होता है। मुझे उम्मीद है आपको इसकी काफ़ी अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चन है, फिर भी हम हार नहीं मानेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। इंशाल्लाह इस प्रॉब्लम के साथ हम लड़ेंगे और इसको सॉल्व करके छोड़ेंगे। अभी मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।